Good morning students, I am Rohtas Singh, your English teacher. Dear students, in this video we are going to read the chapter A Truly Beautiful Mind of the 9th class book Beehive. Dear students, before going to the real chapter explanation, I would like to read for you the introductory lines which have been given in that book. Let's start. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस शब्द को सुनते हो तो आप किसके बारे में सोचते हो? Who is a genius? एक जीनियस कौन है? What qualities do you think a genius has? आप क्या सोचते हो कि एक जीनियस किन किन गुणों को रखता है या एक जीनियस के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, देखेंगे बुक में दे रखा है। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम एक ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जो सैकड़ों साल के पहले इस संसार को एक तूफान से निकाल कर ले गया था। एक तूफान से निकाल कर ले गया था का मतलब एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट समस्या से निकाल कर ले गया था, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आगे देखेंगे। इन द समर ऑफ 1905 के गर्मी के सीज़न में द 26 ईयर ओल्ड पब्लिश्ड ए क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। 26 साल के उस नवयुवक व्यक्ति ने ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, पहले आप समझ लें ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स का मतलब होता है नई खोज करने वाले। पेपर्स माने पेपर्स, ऐसे पेपर्स जिन पर कोई नई रिसर्च के बारे में कुछ फॉर्मूलेज या कुछ रिसर्च के जो फैक्ट्स थे वो लिखे हुए थे। ऐसे 4 पेपर क्विक सक्सेशन में दिए। क्विक माने तेज और सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक आना, इस तरह से क्रम में सक्सेशन कहलाएगा। अब वो किसके बारे में थे? अबाउट लाइट, लाइट के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के गति के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, मूविंग बॉडीज़ की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मूविंग बॉडीज़ क्या है? चलती फिरती बॉडीज़, और बॉडीज़ का मतलब केवल शरीर से नहीं है बल्कि जो सेलेसियल बॉडीज़ हैं उनसे है। सेलेसियल बॉडीज़ का मतलब जो अंतरिक्ष में बॉडीज़ हैं, जैसे हमारा चंद्रमा है, हमारी जो अर्थ है वो भी अपने आप में एक बॉडी है। एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में ये 4 पेपर थे। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन द साइंटिफिक जर्नल्स। उसकी जो कार्य था, उसके कार्य ने साइंटिफिक जर्नल्स के केवल कुछ ही पेज भरे। बट चेंज्ड फॉर एवर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, यानी जो थ्योरी दी थी उसने वो तो केवल कुछ ही पेज की थी, लेकिन उस थ्योरी ने हमारी जो अंतरिक्ष के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया था। टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, समय को और एंटायर कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व या ब्रह्मांड। आगे देखेंगे। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, और इस प्रकार की खोज देकर उसने अपने नाम आइंस्टीन को जीनियस का सिनोनिम अर्थात जीनियस का पर्यायवाची बना लिया था। मतलब आइंस्टीन का मतलब जीनियस, ऐसे करके देखेंगे। अब जो हमारा मेन चैप्टर है उस पर हम आते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल pay proper attention on that. Okay, let's start. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन उल्म के जर्मन सिटी में 14 मार्च 1879 ईस्वी में पैदा हुए। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। विदाउट एनी इंडिकेशन यानी बिना किसी संकेत के कि भाग्य ने उन्हें महानता के लिए बनाया है। यानी जब वो पैदा हुए थे तो उनके बचपन में ऐसे कोई गुण नहीं थे उसके अंदर, ऐसे नहीं दिखते थे चिन्ह कि वो कभी एक महान व्यक्ति जाकर बनेगा। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट तो असामान्य या विलक्षण लड़का है। का मतलब विलक्षण या असामान्य का मतलब है सामान्य भी नहीं है बल्कि उससे भी बेकार है। टू हर, उसके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसका हृदय उसका सिर बहुत अधिक बड़ा दिखता था, लगता था। उसकी माँ सोचती थी कि मेरे बच्चे का जो सिर है वो सामान्य बच्चों से ज़्यादा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2 1/2,
2.5 साल की एज में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन बोलता भी नहीं था। When he finally did learn to speak, और अंत में जब उसने बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वह प्रत्येक चीज़ को 2-2 बार बोलता था, हकलाकर जैसे 2-2 बार बोलना। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन नहीं जानता था कि वो अपने साथ के बच्चों के साथ, मतलब अपने जैसे बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके जो साथी खिलाड़ी थे, मीन्स जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे छोटे छोटे, वो उसको सब ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि वो बोर था, ज़्यादा बच्चों में घुल मिल नहीं पाता था। ठीक है। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए जो यंगस्टर था, यंगस्टर का मतलब वह छोटा बच्चा था, वो हमेशा प्लेड बाई हिमसेल्फ, अपने आप अकेला खेलता रहता था, मतलब ज़्यादा बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे। मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय वह अकेला ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वह मैकेनिकल टॉयज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। लुकिंग एट, अब इसका क्या उदाहरण है कि वो मैकेनिकल टॉयज़ को ज़्यादा पसंद करता था। देखें, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसकी एक छोटी सिस्टर पैदा हुई थी, तो उस छोटी अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखकर उसने कहा था, माजा नाम था उसका, ही इज सैड टू हैव सैड, ऐसा कहा जाता है कि उसने ये बात कही थी। क्या कही थी? फाइन, अच्छा ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, परंतु इसके पहिए कहाँ पर हैं। मतलब वो ऐसा महसूस करता था कि सब लोग मैकेनिकल ही हैं, सबके पहिए होते हैं, तो उसने अपनी सिस्टर के लिए भी कहा कि ये ठीक तो है, लेकिन इसके पहिए कहाँ पर हैं। दैट इज़ नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3 है, देखेंगे। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, हेडमास्टर ने एक बार उसके पिता से कहा था दैट कि व्हाट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि ये कोई मैटर नहीं करता कि आइंस्टीन किस प्रोफेशन को चुनेगा या क्या प्रोफेशन चुनेगा। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, कि वह किसी भी चीज़ में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन ने 6 साल की एज में ही वायलिन को बजाना सीखना शुरू कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता चाहती थी कि वह वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और वह अंत में एक अमेचर का मतलब होता है अपने शौक के लिए काम करने वाला वायलिनिस्ट बन गया था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने अपने इस गुण को, अपने इस स्किल को पूरी जीवन भर संभाल कर रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, वह मुनिच में हाई स्कूल में गया, यानी हाई स्कूल की जो क्लास की थी उसने, वो मुनिच में की थी। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, ये वो जगह थी जहाँ पर उसके पेरेंट्स मूव कर गए थे, मतलब अपने पेरेंटल हाउस को छोड़कर वहाँ पर चले गए थे, और जबकि बात थी जब वह केवल 15 मंथ्स का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट में वह अच्छे मार्क्स प्राप्त करता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंटेशन का मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, रेजिमेंटेशन था, उसको आइंस्टीन पसंद नहीं करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्राय अपने टीचर्स के साथ क्लैश कर बैठता था, मतलब आपस में मतभेद बन जाते थे। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर, स्टिफल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा घुटन होना, बहुत ज़्यादा एक अंदर से बेचैनी महसूस करना। आइंस्टीन ने वहाँ पर बहुत अधिक घुटन महसूस की, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उसने अपनी भलाई के लिए, मतलब अच्छी जगह जाने के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, उससे पहले ही साल अल्बर्ट के जो माता पिता थे वो मिलन में शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद देयर रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने पुत्र यानी आइंस्टीन को उस अपने रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था कि भाई मुनिच में इसकी यहाँ पर पढ़ाई चल रही है तो अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया जाए। दैट वाज आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा डिस्कशन, बहुत गहरा डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और बहुत अधिक डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने अपनी इच्छा जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जारी रखने की इच्छा जाहिर की।
इन ए सिटी, और ये एक ऐसा शहर था विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिच, जो कि मुनिच से अधिक लिबरल था। लिबरल का मतलब स्वतंत्र था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड था। गिफ्टेड का होने का मतलब है कि गॉड गिफ्ट टैलेंट उसके अंदर था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में वह इंटरेस्ट रखता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरा करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिक। उसने अपनी स्टडी को जूरिक में एक यूनिवर्सिटी में पूरी करने, अपनी पढ़ाई को जूरिक के यूनिवर्सिटी में पूरी करने का निश्चय किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपीयर्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस माउस्टैच। परंतु उस वालरस का मतलब बड़ी बड़ी, परंतु उस बड़ी बड़ी मूँछों वाले यंग मैन अर्थात आइंस्टीन के लिए केवल विज्ञान ही एक ऐसा चीज़ नहीं थी जिसमें उसको इंटरेस्ट था, बल्कि इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें थीं जिनमें उसको इंटरेस्ट था। अब वो क्या थी, वो आगे इस पैराग्राफ में है। 7th पैराग्राफ पढ़ेंगे। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। उसने अपने साथी स्टूडेंट मिलेवा मैरिक में भी अपना एक स्पेशल इंटरेस्ट दर्शाया, महसूस किया। whom ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको वह एक चालाक प्राणी महसूस करता था। दिस यंग सर्ब, सर्ब का मतलब सर्बियन, दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। वह सर्बियन लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि जूरिक उन यूरोप की उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पर स्त्रियों को या फीमेल्स के लिए डिग्री अलाउड थी। अदरवाइज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। आइंस्टीन ने फिलिस्टीन्स के खिलाफ उसमें एक फ्रेंड को देखा, यानी फिलिस्टीन्स के विपरीत उसमें एक फ्रेंड महसूस किया। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। जो फिलिस्टीन्स कहा है उसने, ये वो लोग थे जो उसके परिवार के थे या फिर उस यूनिवर्सिटी में थे जिन लोगों से वह हमेशा भिड़ जाता था, मतलब उसके अगेंस्ट चला जाता था। आगे देखेंगे। द कपल फॉल इन लव, और जो कपल था मतलब आइंस्टीन और जो मिलेवा मैरिक थी, उन दोनों में प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव, लेटर सर्वाइव का मतलब आपस में एक दूसरे को लेटर चले। इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, ऐसे पत्र एक दूसरे को वो भेजते थे जिनके शब्दों में कुछ अफेक्शन होता था। अफेक्शन भी होता था, मीन्स एक लव की फीलिंग्स भी होती थी, और उनके साथ साथ मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उनमें कोमलता से साइंस का भी मिलान होता था, मतलब साइंस भी और उनके साथ साथ उनकी फीलिंग्स भी। रोट आइंस्टीन ने लिखा था कभी, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं बहुत अधिक खुश और गर्वान्वित महसूस करूँगा या होऊंगा, व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। जब हम अपने वर्क ऑन रिलेटिविटी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, तो उसी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि जब हम रिलेटिविटी पे जो हमारा कार्य चल रहा है, जब उसका हम विक्टोरियस कंक्लूजन पर आ जाएंगे दोनों मिलकर, तो मैं बहुत अधिक प्राउड और हैप्पी महसूस करूँगा। पैराग्राफ नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट्स। इन 1900 ईस्वी में एट द एज ऑफ 21 साल की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था लेकिन अनएम्प्लॉयड था। अनएम्प्लॉयड का मतलब उसके पर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट तो था लेकिन कोई रोज़गार उस पर नहीं था, इसलिए ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, इसलिए उसने टीचिंग असिस्टेंट का मतलब असिस्टेंट टीचर के रूप में काम कर लिया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और उसने प्राइवेट लेसन्स दिए। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब
इन 1902 और 1902 ईस्वी में उसने जॉब प्राप्त की एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के पेटेंट ऑफिस में उसने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब प्राप्त की। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर वह दूसरे लोगों की जो आविष्कार होते थे उनको असेस करता था, उनको मतलब सहायता प्रदान करता था। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन वास्तव में क्या था, आइंस्टीन ने मजबूरी में जॉब की थी क्योंकि उसे कुछ फाइनेंस की आवश्यकता थी, लेकिन वास्तव में क्या था कि वो सीक्रेट तरीके से अपना खुद के कुछ साइंस के फैक्ट्स तैयार कर रहा था, अपनी खुद की रिसर्च कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। अब क्या था कि जहाँ पर वो काम करता था वहीं जो डेस्क में एक ड्रॉवर थी जिसमें उसका अपने बहुत सारे काम, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, तो उनको वो जोक की तरह से क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि वहाँ पर उसका जो फिजिक्स पर जो रिसर्च करता था उसी में सारे डॉक्यूमेंट्स रखता था। ठीक है स्टूडेंट्स, 9th पैराग्राफ है। वन ऑफ द फेमस पीपल ऑफ लिसन, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 के जो सबसे फेमस पेपर थे उनमें से एक पेपर था उसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिनके अनुसार समय और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट यानी पूरी परिपूर्ण नहीं होते हैं। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, वास्तव में दो परफेक्टली ठीक तरीके से जो घड़ी हैं वो विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो दोनों बिल्कुल एक जैसा समय नहीं दिखाना जारी रखेंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वो एक यात्रा के बाद दोनों साथ साथ मिलती हैं तो। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यदि उनमें से एक दूसरी के मुकाबले फास्ट रिलेटिव रही हो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला। फ्रॉम दिस का मतलब जो ये रिलेटिविटी की थ्योरी थी, इसके बाद फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स द मोस्ट फेमस फार्मूला, इसके बाद जो संसार का सबसे पॉपुलर फार्मूला है वो आया, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि भार और ऊर्जा में एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, E = mc², जिसको हम आइंस्टीन की इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ पैराग्राफ्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 10 हम पढ़ेंगे, देखेंगे। वाइल आइंस्टीन वाज सोल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन द फिजिक्स, जब आइंस्टीन फिजिक्स की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवेलिंग, तो उसके जो प्राइवेट लाइफ थी वो असफल होती जा रही थी। आइंस्टीन हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, आइंस्टीन अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद मिलेवा से शादी करना चाहता था, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, परंतु उसकी माता उसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वह सोचती थी, यानी आइंस्टीन की मदर सोचती थी कि मिलेवा जो कि आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, उसके बारे में सोचती थी कि मिलेवा उससे बहुत अधिक बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी थोड़ी सी परेशान हो जाती थी, क्योंकि जो माता पिता होते हैं उनकी उम्मीदें क्या होती हैं कि उन्हें एक घर के लिए एक बहू चाहिए, तो वो उसकी, लेकिन वो इंटेलिजेंट थी, वो एक साइंटिफिक माइंड रखती थी जो मिलेवा थी, इसलिए वो सोचती थी कि अगर वो घर में आएगी तो वो तो समझो जैसे एक वैज्ञानिक ही आ गई, लेकिन उसे तो एक बहू चाहिए थी। दैट वाज द पॉइंट। शी इज़ ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, तो आइंस्टीन की मदर कहती थी कि वो तो तेरी तरह किताब है। जैसे आइंस्टीन अपनी किताबों से बिजी रहता था, वो सोचती थी कि वो भी इसी तरह से बिजी रहेगी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसीलिए आइंस्टीन ने अपनी शादी को पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ का मतलब
टाल दिया, आगे के लिए स्थगित कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और लेकिन जो पेयर था वो अंत में 1903 ईस्वी में, जनवरी 1903 ईस्वी में शादी कर ली पेयर ने। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 पुत्र भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, परंतु कुछ सालों के बाद, द मैरिज फेल्टर्ड कमज़ोर पड़ गई, शादी कमज़ोर पड़ गई, यानी शादीशुदा जीवन था उनका कुछ डगमगाने लगा। मिलेवा मीन वाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, अब जो मिलेवा थी क्योंकि वो 2 बच्चों को पालन पोषण कर रही थी, तो इस समय क्या था, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षाएँ थी विज्ञान की तरफ, कुछ रिसर्च करने की तरफ, वो कुछ ढीली होती चली गई, कम होती चली गई। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखद हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और दोनों के बीच में लगातार सालों तक वाद विवाद या वाद विवाद चलने के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और उस कपल ने, उस जोड़ी ने फाइनली 1919 में तलाक एक दूसरे को दे दिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, अब आइंस्टीन ने क्या किया कि जो उसकी दूसरी एक कजिन थी एल्सा, उससे उन्होंने अगले ही साल शादी या उसी साल शादी कर ली। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 12 है, ध्यान देंगे। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। अब आइंस्टीन का जो नया पर्सनल चैप्टर था, आइंस्टीन की जो निजी लाइफ का ये चैप्टर था, इसने उसके वर्ल्ड प्रसिद्धि के लिए, यानी विश्वव्यापी प्रसिद्धि के लिए अनुरूप था। मतलब ये जो जैसे नया जीवन आया, उसका पर्सनल चैप्टर आया उसके जीवन में, तब उसके ये प्रसिद्धि भी आने लगी। इन 1915 ईस्वी में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कर दी, विच प्रोवाइडेड ए फ्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी, वह ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की कुछ इंटरप्रिटेशन माने व्याख्या के साथ दी गई। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ईस्वी में सूर्य ग्रहण ने ब्रॉड प्रूफ, कुछ प्रूफ ले आया, यानी जो 1919 ईस्वी में एक सूर्य ग्रहण पड़ा, उससे उसकी जो थ्योरी थी वो उसके लिए एक तरह से सबूत का काम उसने किया। दैट इट वाज एक्यूरेट, और उसने सिद्ध कर दिया सूर्य ग्रहण ने कि जो आइंस्टीन है वो अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट है, या उसकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने पहले से ही एडवांस में ही सारी चीज़ें एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दी थी। द एक्सटेंट टू विच, बिल्कुल वृद्धि से, इतनी अधिकता से, विच टू विच, जिसके लिए द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, उसने वो चीज़ बता दिया था। दोबारा देखें, द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स, फिक्स्ड स्टार्स जो स्थिर तारे हैं उनसे आने वाला प्रकाश, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड, तारों से, फिक्स तारों से आने वाला प्रकाश सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्टेड होगा, यानी विचलित हो जाएगा। विचलित होना का मतलब अपनी दिशा से हट जाना। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और जो उस समय के न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उसके कार्य को एक तरह से वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी आइंस्टीन ने दी है, ये ऐसे मानिए जैसे कि यह वैज्ञानिक क्रांति ला दी हो इसने। नेक्स्ट देखेंगे 13 पैराग्राफ। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टीन ने 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए प्राप्त किया। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब उसे नोबेल प्राइज़ मिला तो पूरे संसार भर से उसको इन्विटेशंस प्राप्त हुए, उसको आमंत्रित किया गया और उस पर सम्मान की, ऑनर्स की एक तरह से जैसे बारिश हुई हो। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, लॉडेड मतलब एप्लॉडेड, एप्लॉडेड मतलब प्रशंसा की गई, प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई।
14th पैराग्राफ है, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब 1933 ईस्वी में जर्मनी में नाजीज पावर में आए, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तब आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट को माइग्रेट कर गए, चले गए। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रूवर। अब क्या हुआ? 5 साल के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की खोज ने अमेरिकन फिजिसिस्ट्स में एक हड़कंप मचा दिया, एक हल्ला वल्ला मचा दिया, मीन्स हल्ला गुल्ला मचा दिया का मतलब ऐसा हुआ जैसे कि जब न्यूक्लियर डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, तो जो सारे साइंटिस्ट थे अमेरिकन, उन सबको लगा कि ये सब क्या हो गया, मतलब वो सब बहुत ज़्यादा अप्रूवर होना होता है। अप्रूवर होना मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से शोर शराबा हल्ला गुल्ला होना। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फेसिज्म, और उनमें से बहुत सारे लोग फांसीवाद से फ्लीड कर गए थे, मतलब उन्होंने फांसीवाद छोड़ दिया था। जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, और अब वे नाजीज, अब उन्हें डर था कि जो नाजीज थे कि वो कभी भी एटॉमिक बम बना सकते हैं और उस एटॉमिक बम का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग, आइंस्टीन का एक कोलीग था, उनकी रिक्वेस्ट पर, उनके कहने पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 ईस्वी में, इन विच ही वार्न, जिसमें उसने चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी? ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, के इस प्रकार का एक अकेला बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट, यदि इस तरह का कोई बम एक पोर्ट में एक्सप्लोड कर दिया जाए, विस्फोट करा दिया जाए, तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी, तो वह पूरे पोर्ट को ही नहीं बल्कि पोर्ट के आसपास करके बहुत सारे एरिया को एक सिंगल बम तहस नहस कर सकता था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उसके शब्दों ने कोई प्रभाव होने में या प्रभाव करने में असफल नहीं रहे, अर्थात उसने जो लेटर लिखा था उसका पूरा प्रभाव हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अब जो अमेरिकन्स थे उन्होंने भी अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में एटॉमिक बम बना लिए। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़, और उन्होंने जापान के शहरों पर गिरा दिए। कौन कौन से शहर थे? ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, 1945 में अगस्त में नागासाकी और हिरोशिमा पर उन्होंने वो बम गिराए। नेक्स्ट क्या हुआ? आइंस्टीन वाज डीपली सेकन, सेकन का मतलब बनता है बहुत ज़्यादा झकझोर देना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का धक्का लगना जैसे बोलते हैं। तो आइंस्टीन वाज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, डिस्ट्रक्शन का मतलब एक तरह से जो विनाश हुआ था, उसकी अधिकता ने आइंस्टीन को बहुत ज़्यादा विचलित कर दिया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज, इस बार उसने एक पब्लिक मैसेज लिखा। पब्लिक का मतलब एक जनता के लिए खुला, और मैसेज का मतलब एक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के लिए, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस लेटर में उसने लिखा था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब है जैसे अपने स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद में फिर एक कंट्री की गवर्नमेंट हो गई, लेकिन इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई भी देश दूसरे देश पे कुछ भी कर सकता था। तो इसमें क्या था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, जो यूएनओ हम कहते हैं। अनलाइक द लेटर ऑफ द रूजवेल्ट, और जैसा उसने पहले कभी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा था उसके विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसने कोई प्रभाव नहीं डाला। मतलब पहला जो पत्र उन्होंने लिखा था रूजवेल्ट के लिए उसका तो पूरा प्रभाव हुआ, लेकिन इस बार इस पत्र का उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, परंतु अगली दशाब्दी में,
डिकेड, दशाब्दी में, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन बहुत अधिक हद तक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, एजिटेटिंग चाहते हुए, जो आर्म्स थे, जो हथियार थे, हथियारों के बनाना था, उनको बिल्कुल एंड कर दिया जाए, ऐसी सोच रखते हुए उसने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और जो उसकी अपनी पॉपुलैरिटी थी, जो एक लोकप्रियता उसे एक साइंटिस्ट के रूप में मिल चुकी थी, उस पॉपुलैरिटी को उसने एक शांति और डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, एक कैंपेन चलाने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ है, केवल 2 लाइन्स हैं। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब आइंस्टीन 76 साल की एज में 1955 ईस्वी में मरे, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, तब उनको विजनरी और एक विश्व सिटीजन, विश्व नागरिक के रूप में मनाया गया। एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, इतना ही जितना कि साइंटिफिक जीनियस के रूप में, यानी उनको साइंटिफिक जीनियस तो मानते ही थे, लेकिन साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ उनको विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी माना गया और उनके उसको मनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।